हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीट यूनिवर्स पर। मेरा नाम है संजय पटेल और हमारा आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम लोग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे आज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीपीडी भी बोलते हैं। तो इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। और जितने भी आपके ग्राफ पूछे गए हैं, ठीक है, तो टीपीडी और करंट के बीच ग्राफ या करंट और पावर के बीच ग्राफ या पावर या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ, ठीक है, तो जितने भी ग्राफ आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दे देता है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देता है। ठीक है, मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं जो कुछ से कहता है कि एन सेल्स लगे हुए हैं यहाँ पे टोटल, तो कोई सर्किट बनाई जाती है जिसमें एन सेल होते हैं। ठीक है, तो कुछ सेल उसमें सीरीज में लगे होते हैं और कुछ पैरेलल में लगे होते हैं। ठीक है, तो बस उनके बीच का टोटल पावर देखना होता है कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया जाएगा उनके बीच, तो टोटल पावर कितना होगा वो पूछा जाता है, या मैक्सिमम पावर पूछ लिया जाता है, या मैक्सिमम करंट पूछ ली जाती है, या उनके बीच ग्राफ पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम पावर और करंट के बीच का ग्राफ बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं। अब सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे यहाँ पे, हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि टाइम आपके पास है भी नहीं। तो चलिए, अब यहाँ पे हमने बनाया है एक सेल। ठीक है, इसका पोटेंशियल, इसका एक टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल बी है। अब ये सेल है, इसका पोटेंशियल या ईएमएफ बोला जाए तो ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। अब फॉर आइडियल सेल, आइडियल सेल में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर जीरो होता है। ठीक है, लेकिन अब आइडियल कुछ होता नहीं है, तो लिखने के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आइडियल कह दिया जाए तो वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आप जीरो मान लोगे। ठीक है, अब आर किस पे डिपेंड करता है ये हमको देखना है। तो देखिए, आर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अब जैसे सेल है तो सेल में इलेक्ट्रोड होंगी, तो इलेक्ट्रोड के बीच जो डिस्टेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रोड के बीच अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो आर भी ज़्यादा। अब एरिया देखा जाए तो एरिया जितना इलेक्ट्रोलाइट में डिप होता है वो एरिया हमको देखना होता है, वो प्लेट एरिया देखना होता है जितना इलेक्ट्रोलाइट में डिप होता है। तो एरिया जितना ज़्यादा डिप होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब टेम्परेचर पे, अब टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस घटता जाएगा, तो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम लोग शुरू करें। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टीपीडी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, या टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं इसका। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। देखिए, सेल इन ओपन सर्किट, अगर सेल ओपन सर्किट में है, ठीक है, तो ये और बी इसके टर्मिनल है, ई हो गया ईएमएफ और आर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब इसका टीपीडी मतलब वीए माइनस वीबी निकालना है हमको, तो वीए माइनस वीबी करोगे तो अब देखिए मैंने कल बताया था आपको केवीएल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी केवीएल और केसीएल में। तो यहाँ पे केवीएल अगर इस तरफ से लगाओगे, ठीक है, यहाँ लगाओगे केवीएल। ठीक है, तो मैंने वीए माइनस वीबी पहले ही कर लिया, तो यहाँ चलोगे तो ये हो जाएगा ई और यहाँ पे माइनस आई आर। ठीक है, यहाँ करोगे माइनस, सॉरी ये प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि वीबी आप पहले इधर ले आओ, तो वीए माइनस वीबी जब कर लोगे तो ई प्लस आई इंटू आर। अब आई यहाँ पे क्या है, जीरो, क्योंकि ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करती है। तो ये वी ए माइनस वी बी यही तो हो जाएगा टीपीडी, ये हो जाएगा टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो टीपीडी इक्वल टू आ जाएगा ई। इसका मतलब जब भी कोई ओपन सर्किट होगा तो उस सेल का टीपीडी क्या होगा, उस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। ओपन सर्किट में जब भी आप देखो तो टीपीडी उस सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है चार्जिंग की। ठीक है, जब सेल चार्ज हो रहा है, तो चार्ज से पहले हम लोग डिस्चार्ज देख लेते हैं। ठीक है, तो सेल इन डिस्चार्जिंग, अब डिस्चार्जिंग में क्या होता है, सेल करंट को फ्लो कराता है। ठीक है, सेल पहले चार्ज हो चुका होगा, उसके बाद डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज कब होगा, जब यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग शुरू होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो अब यहाँ भी केवीएल आप लगाओ। ठीक है, केवीएल। ठीक है, अब वीए माइनस वीबी को हम टीपीडी बोलते हैं, तो टीपीडी या इसी को लिखते हैं हम लोग वीए माइनस वीबी इक्वल टू, अब देखिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, हमको इधर इस तरफ केवीएल लगाना है। तो पहले आपको क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे करंट इस तरफ से आ रही है, तो माइनस आई इंटू आर। तो ये टी पी डी निकल के आएगा ई माइनस आई इंटू आर, ये हो जाएगा आपका सेल का टीपीडी। अब इसका ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है टीपीडी और करंट के बीच। ठीक है, जो करंट यहाँ पे आई है तो इसका ग्राफ अगर पूछा जाए आपसे तो ये होगा, यहाँ पे इस तरफ लिख दो आप टीपीडी। ठीक है, ये हो गया टीपीडी और यहाँ हो गया करंट। ठीक है, एक्स एक्सिस पे करंट, वाई एक्सिस पे टीपीडी। अब वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से
यहाँ पे कंपेयर करेंगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, ठीक है। तो ई यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ई हो जाएगा इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ से कहीं शुरू होगा ग्राफ, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव आ रहा है। स्लोप देखिए, स्लोप क्या होगा, -r होगा, जो कि नेगेटिव है, ठीक। तो ये शुरू होगा ग्राफ यहाँ से और ऐसे चला आएगा ये। अब देखिए, अब यहाँ पे ई हो गया मैक्सिमम, टीपीडी जब मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम कब होगा, जब फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका होगा, ठीक है। तो मतलब करंट जीरो हो जाएगी, जब करंट जीरो तो यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा था IR वो जीरो हो जाएगा, तो टीपीडी किसके बराबर हो जाएगा, सेल के EMF के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करंट हो जाएगी जीरो और मैक्सिमम EMF E हो जाएगा टीपीडी के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे करंट देखिए, तो करंट मैक्सिमम कितनी होगी, E/R, ठीक है। E/R करंट मैक्सिमम हो जाएगी और जीरो हो जाएगा यहाँ पे टीपीडी, ठीक है। तो ये आ गया आपका ग्राफ डिस्चार्जिंग का, ठीक है। जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये ग्राफ आएगा आपका, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चार्जिंग भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको चार्ज करना है, ठीक है। तो एक सेल लगाइए जो इसको चार्ज करेगा, ठीक है। इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये इसको चार्ज करेगा। तो यहाँ पे KVL लगाइए, ठीक है। यहाँ पे KVL लगाओगे जब आप KVL, तो कल मैंने इसे बताया है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया है, ठीक है, KVL के बारे में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप पहले देख लीजिए। तो KVL, अब जैसे माना, जैसे इसका जो बेसिक फंडा होता है उसके थ्रू चलेंगे, तो VA माइनस VB इक्वल टू, अब देखिए करंट इधर से जा रही, तो पहले टर्मिनल हमको बैटरी का पॉजिटिव मिल रहा है, तो E प्लस I इंटू R, ये हो जाएगा आपका चार्जिंग का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा चार्जिंग, तो VA माइनस VB ये हो जाएगा TPD, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस IR। तो अब देखिए, अब ये तो हो गया लगाने का तरीका। अब सीधे अगर आपको याद रखना है तो TPD आप चार्जिंग का सीधे याद रखो, E प्लस IR होता है, और डिस्चार्जिंग का E माइनस IR होता है। बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है प्लस माइनस का, ठीक है। चार्जिंग में प्लस होगा, डिस्चार्जिंग में माइनस होगा, बस इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। उससे आप ग्राफ भी निकाल लोगे बड़े आराम से। अब देखिए, अब दूसरा दिया गया आपका सेल इन शॉर्ट सर्किट, ठीक है। दूसरा है आपका सेल इन शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट होगा तब ये कोई वायर लगा दिया जाएगा यहाँ पे, तो जो वायर लगा दिया जाएगा तो टीपीडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे I मैक्स की वैल्यू हो जाएगी E/R, ठीक है। जो इसका EMF होगा बैटरी का अपान रेजिस्टेंस, तो I मैक्स हो जाएगा। जब भी कोई वायर लगा दोगे जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो इसमें करंट कितनी होगी, तो I इक्वल टू V/R होता है। तो V कितना है यहाँ पे, EMF होगा बैटरी का E, और अपान R ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसी के थ्रू तो करंट फ्लो हो गया, और ये करंट मैक्सिमम हो गया क्योंकि कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। इस करंट को बहने के लिए, रोकने के लिए कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे I मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेल इन शॉर्ट सर्किट। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, n आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस कैपिटल R, देन प्लॉट ग्राफ I वर्सेस n, ठीक है। नंबर ऑफ सेल और करंट के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप करंट निकालिए, तो करंट निकालोगे तो करंट क्या होता है, V/R। V कितना हो जाएगा, देखिए सीरीज में लगे हैं E N टाइम्स है, तो यहाँ पे टोटल EMF हो जाएगा NE। अपान रेजिस्टेंस करना होता है तो रेजिस्टेंस देखिए R N टाइम्स है, तो NR और प्लस कैपिटल R, ये आ गया आपका करंट, ठीक है। अब आपको ग्राफ किसके बीच चाहिए, करंट और n के बीच चाहिए, ठीक है। I और n के बीच में चाहिए ग्राफ। तो अब सबसे पहले देखिए ग्राफ शुरू कहाँ से होगा, तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, n इक्वल टू 0 रखो, ठीक है। जब n इक्वल टू 0 रखोगे, अब यहाँ पे देखिए इसमें n इक्वल टू 0 रखो तो I इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब जब n 0 होगा तो I भी 0 होगा। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, ठीक है। ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से। जब n 0 हो तो I भी 0 है। अब दूसरी बार हमको क्या करना है, आप देखेंगे n इज लेस देन R, ये करके देखिए एक बार, जब n R के तुलना में बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दोगे, इस टर्म को जब नेग्लेक्ट करोगे तो I इक्वल टू आ जाएगा आपका NE/R, मतलब कि R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो n R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और सॉरी I R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन चलोगे तो ये जाएगा स्ट्रेट लाइन अभी फिलहाल, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में आपको क्या करना है, जब n ग्रेटर देन R हो जाए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ना, आपको तो सारी वैल्यू रख के देखनी है। जब n 0 हो तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू हुआ। अब एक बार हम n मान रहे हैं कि R से काफी छोटा है, ठीक, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। अब तीसरी बार हमको देखना है, जब n R से काफी बड़ा हो तो आप R को नेग्लेक्ट करोगे, जब R को नेग्लेक्ट करोगे तो यहाँ पे I हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब R को आपने नेग्लेक्ट किया है तो NE/NR, मतलब n और n कैंसिल हो जाएगा, मतलब n पे इंडिपेंडेंट, मतलब क्या हुआ, I हो जाएगा कांस्टेंट।
तो पहले तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, उसके बाद आगे जाते जाते हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब कि ये ग्राफ आपका फ्लैट हो जाएगा। तो यहाँ पे कब फ्लैट हुआ, जब करंट कितनी हुई E/R, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगी E/R, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मैक्सिमम करंट कितनी होती है E/R। तो ये आ जाएगा आपका ग्राफ I और N के बीच में। ठीक है, एक बार N की वैल्यू 0 रखो, एक बार N को R से काफी कम किया, एक बार N को R से काफी ज्यादा किया, और जो नेगलेक्ट करने वाला उसको नेगलेक्ट करके ये ग्राफ हमने निकाला। तो पहले हम लोग देखेंगे ग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है। ठीक, ग्राफ शुरू कर लेंगे तो बाकी काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है टीपीडी ऑफ सेल 1 एंड 2। ठीक है, दो सेल इसमें दिए हैं, दोनों का टीपीडी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप क्या करंट इसमें कैलकुलेट करो। तो करंट V/R होता है, तो V देखिए 18 वोल्ट है, तो ये करंट को इस तरफ फ्लो कराएगा, और ये 6 वोल्ट है तो इस तरफ फ्लो कराना चाहेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराना, इसलिए इनका EMF जो होगा तो वो इनका डिफरेंस लिया जाएगा। तो 18 - 6 तो ये जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3, 1 और 2, ये 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 एम्पियर। तो करंट यहाँ पे कितना फ्लो करेगी 2 एम्पियर। और कौन जबरदस्त है इसमें, 18 वोल्ट वाला जबरदस्त है, तो 18 वोल्ट वाला अपने हिसाब से करंट को फ्लो कराएगा। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब टीपीडी ऑफ फर्स्ट सेल, ठीक है, तो मतलब VA - VB हमको निकालना, तो उसको हम डायरेक्ट टीपीडी लिखे दे रहे हैं। ठीक है, टीपीडी फर्स्ट। तो अब इसको VA - VB करना है, तो KVL लगाओ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पहले आपको मिल रहा है 18 वोल्ट, और आप करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डाल रहे हो, तो -I × R। I कितना है 2 वोल्ट और R कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका 16 वोल्ट। तो टीपीडी ऑफ फर्स्ट आ गया 16 वोल्ट। अब सेकंड का निकालना है, तो टीपीडी सेकंड करोगे आप। अब यहाँ भी KVL लगा दो, तो VA - VB करना है। अब यहाँ पे C और D दिया, तो VC - VD कर दो। तो यहाँ से चलोगे तो पहले मिलेगा 6 वोल्ट, और करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो प्लस करंट कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो IR मतलब 6 और 4 ये हो जाएगा 10 वोल्ट। तो टीपीडी ऑफ फर्स्ट सेल आ गया 16 वोल्ट, और टीपीडी ऑफ सेकंड वोल्ट आ गया 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीपीडी ऑफ फर्स्ट, ये हो गया टीपीडी ऑफ सेकंड सेल। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ टीपीडी ऑफ द फर्स्ट सेल इज 0 देन फाइंड वैल्यू ऑफ R। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर ये पहला सेल है, इसकी टीपीडी अगर 0 हो तो आपको कैपिटल R की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इसमें करंट निकालिए। ठीक है, करंट निकालिए, तो I = V/R होता है। अब देखिए यहाँ पे करंट ये इस तरफ फ्लो कराएगा, ये भी इसी तरफ, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो E और E, तो ये कितना हो जाएगा 2E/R करना, तो ये R1 + R2 और प्लस कैपिटल R। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखना है हमको, तो R1 + R2 + कैपिटल R। अब ये हो गया करंट। अब हमको क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि टीपीडी ऑफ फर्स्ट सेल इज 0। ठीक है, पहले सेल का टीपीडी क्या है 0 है, तो पहला सेल यही, तो इसकी टीपीडी 0 है। तो 0 = अब यहाँ पे KVL लगाओ। ठीक है, KVL लगाओ इधर से, तो यहाँ से जा रहे हो तो पहले क्या मिला आपको E, तो E और करंट की डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हो तो -I × R। I की वैल्यू है 2E/R1 + R2 + R और इंटू R1। ठीक है, ये आ गया टीपीडी ऑफ फर्स्ट सेल। तो टीपीडी ऑफ फर्स्ट सेल कहा था 0 है, तो यहाँ पे एक तरफ 0 हो जाएगा। 0 = मतलब टीपीडी = इतना है, टीपीडी की वैल्यू 0 दिया है क्वेश्चन में। अब क्या करोगे, अब E को इस तरफ ले आओगे 0 के, तो ये +E हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ न ला के यहीं बराबर कर देते हैं। ठीक है, कि ये हो गया इस तरफ आ गया। अब इसको हटाओ और ये आ गया दूसरी तरफ। ठीक है, अब ये खत्म करो आप, थोड़ा एक स्टेप कम कर रहे हैं, थोड़ा समझ लेना आप लोग। तो E और E हो जाएगा कैंसिल आउट यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे इस तरफ क्या आ जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, तो इधर लाओगे तो R1 + R2 + R = 2R1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया। अब देखिए आपको निकालना कितना है, कैपिटल R निकालना है, तो कैपिटल R = लिखोगे 2R1। अभी बाकी इधर इस तरफ लाओगे तो R1 और -R2, तो ये निकल के आएगा 2R1 - R1, तो ये जाएगा R1, तो R1 - R2। तो कैपिटल R की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई R1 - R2। ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, जब भी टीपीडी किसी एक सेल का 0 हो जाएगा, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा तो उन दो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके डिफरेंस के बराबर होगा। तो इसको आप याद भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, कि इफ R1 - R2 देन टीपीडी ऑफ फर्स्ट सेल इज 0। ये भी आप याद कर सकते हो कि जब R की वैल्यू R1 - R2 के बराबर होगी तब टीपीडी किसी एक सेल का 0 होगा, या इसका उल्टा टीपीडी किसी एक सेल का तब 0 होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उन दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस के डिफरेंस के बराबर होगा। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो याद करने वाला पॉइंट मैंने तो आपको निकाल के बता दिया, आप याद कर सकते हो तो याद कर लो इसको। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जितनी चीज़ें आप याद रखोगे एग्जाम में उतना अच्छा करके आओगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं होता है। ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ कैलकुलेट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। तो जितना टाइम आप बचाओगे, तो टाइम कैसे बचेगा भाई, जितनी चीज़ें आपको याद होगी।
तो उस हिसाब से आपका टाइम बचेगा, तो आप दूसरों से बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो जितनी चीज़ें आप याद कर सकते हो याद करो। इवन फिजिक्स में भी लोग कहते हैं कि फिजिक्स याद नहीं की जाती, मैं तो कहता हूँ फिजिक्स भी याद ही कर लो भैया, याद नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अब देखिए ये ओपन सर्किट है, ये और बी दोनों टर्मिनल है और ये किसी से जुड़े हुए नहीं, तो ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे टीपीडी पूछा गया इस पूरे का। ठीक है, पूरे सिस्टम का, तो वी ए माइनस बी हमको निकालना है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ब्रांच मर्जिंग मेथड बताया था, तो उसमें क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के उसको ऊपर लिखोगे और बाकी R1 प्लस R2 नीचे लिख दोगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सीधे ये 4 × 2 और प्लस। देखिए सेम टर्मिनल कनेक्टेड है तो हमको प्लस लिखना है, और अगर अपोजिट टर्मिनल कनेक्टेड हो तो माइनस करते हैं यहाँ पे, लेकिन सेम है तो प्लस। और फिर ये 2 × 1 अपान R1 प्लस R2। R1 कितना है 1 है, R2 2 है, तो 1 + 2, तो ये आपका निकल के आएगा 4 दूनी 8 और ये 2, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3, 10/3 वोल्ट। ठीक है, VA माइनस BB की वैल्यू निकल के आ गई 10/3 वोल्ट। तो ऐसे आप क्वेश्चन करो भाई। अगर आप सिंपली नहीं कर पा रहे हो, अगर आप चीज़ों को फैलाओगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। जितना सिंपल, जितने कम स्टेप में आप कर सकोगे उतना फायदा होगा आपका एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स व्हेन टर्मिनल ऑफ एनी वन सेल इज रिवर्स देन नेट EMF डिक्रीज बाई 2E। देखिए अगर कोई सीरीज में कुछ सेल लगे हुए हैं, ठीक है, अब n सेल माना लगे हुए हैं, तो अगर किसी एक सेल का टर्मिनल अगर रिवर्स कर दिया जाए, माना जैसे अब ये देख लो आप, ये पॉजिटिव टर्मिनल, फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल, फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस इनका अंदर है, अंडरस्टूड है। ठीक है, आप समझ लेना। अब ऐसे ऐसे, अब माना ये सेल लगे हुए हैं यहाँ पे, अब किसी एक सेल को हम पलट दे रहे हैं। ठीक है, पलट देने का मतलब देखिए अब ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव सीरियल में चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव करके इधर पॉजिटिव कर दें, अब बाकी फिर से वैसे शुरू कर दें जैसे था। तो अब जितना भी इसका EMF रहा होगा तो उसका, जैसे माना n था तो NE होगा EMF, तो NE माइनस 2E हो जाएगा। अगर एक सेल को पलटोगे तो NE माइनस 2E हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी किसी एक सेल को पलटोगे बीच में तो वो EMF 2E से कम होगा। ठीक है, नहीं कि आप जैसे सोच सकते हो कि NE पहले था तो हमने एक ही तो पलटा है, तो एक को पलटा तो एक माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप 2E से घटाओगे। अब इसको हम बता भी सकते हैं, जैसे एक सेल को आप भूल जाओ, माना कि एक सेल भूल गए, ये आप निकाल लिए। ठीक है, इसको आपने निकाल लिया तो NE था तो क्या हो जाएगा, NE -1 पहले ही हो जाएगा। ठीक है, NE नहीं रहेगा, N-1E हो जाएगा, N-1E हो गया। ठीक है, और आपने क्या किया, उसको पलट के लगा दिया तो वो भी तो घटेगा इसमें, तो उसको भी माइनस करोगे। तो अब इसको देखोगे आप अंदर, इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, NE माइनस E और माइनस E, तो यहाँ क्या निकल के आएगा आपका NE माइनस 2E। तो वही तो मैंने बताया यहाँ पे NE माइनस 2E। ठीक है, तो जब भी किसी एक सेल को पलटोगे तो NE माइनस 2E हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन भी है, उसको भी हम लोग करते हैं। ठीक, क्वेश्चन है, n आइडेंटिकल सेल EMF ऑफ ईच सेल इज E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r are connected in closed loop. If terminal of any one cell is reverse, then calculate TPD of the cell. ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे करंट आपको निकालना है। पहले आप करंट निकालोगे, तो करंट निकालो। अब चलो पहले बता देते हैं थोड़ा सा। ये हो गया एक सेल, ये हो गया दूसरा सेल, ये हो गया तीसरा सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें। ठीक है, और अब ये हो गया कोई सेल जिसको हमने पलटा है। ठीक है, इसको पलट दिया, बाकी सारे सेल ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका, अब ये इतने सेल लगे हुए हैं यहाँ पे। अब इसमें कह रहा है किसी एक सेल को पलटा, तो मैंने पलट दिया। यहाँ पे देखो इस सेल का टर्मिनल निगेटिव वाला इस तरफ कर दिया है। ठीक है, तो इसको पलट दिया है। तो अब इस सेल की TPD पूछी जा रही है, तो TPD निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो करंट आप निकालोगे तो I = V/R। अब V देखिए, अब अगर n सेल यहाँ पे कनेक्टेड थे तो NE था, लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर किसी एक सेल को रिवर्स करेंगे तो यहाँ से 2E माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा NE माइनस 2E अपान R कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए N रेजिस्टेंस लगे हैं तो NR हो जाएगा। ठीक है, N रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो कितना रेजिस्टेंस होगा, NR। अब देखिए सेल को पलटने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस अगर सेल लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस तो उसका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, तो जितने सेल उतना रेजिस्टेंस। तो कितने, अभी सेल तो N ही है ना, बस उसका टर्मिनल हमने पलटा है तो यहाँ पे 2E माइनस हो गया। तो ये आ गई आपकी करंट यहाँ पे, NE माइनस 2E अपान NR। अब TPD देखिए, इस सेल का TPD निकालना हमको, इस सेल का, तो इसको देख लो आप, बाहर निकाल के इसको देख लो, ये है ऐसे। ठीक है, लेकिन अब करंट तो इधर ही जाएगी ना, कि एक सेल को पलटने से करंट थोड़ा बदल जाएगी। ठीक है, तो करंट तो इधर ही जाएगी, तो करंट इसमें इस तरफ फ्लो कर रही है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसी में है। ठीक है, अब यहाँ से हमको TPD निकालना है। तो देखो TPD इक्वल टू होता है, अब ये इसी दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है। तो इस तरफ से चलो, तो पहले आपको क्या मिल रहा है, निगेटिव वाला E मिल रहा है,
या अगर आपको ये सब नहीं करना तो मैंने बताया था, देखिए बाकी सेल तो डिस्चार्ज हो रहे हैं, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होगा या कुछ भी लगा होगा तो बाकी सेल क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। लेकिन अब ये वाला सेल आपने पलट दिया तो इसकी चार्जिंग शुरू होगी। तो चार्जिंग के लिए मैंने बताया था E प्लस आई इंटू आर, ठीक है, ये बताया था मैंने चार्जिंग के लिए। और डिस्चार्जिंग के लिए E माइनस आई आर बताया था, तो बस इसी में वैल्यू रख दो आप। तो E प्लस आई की वैल्यू NE माइनस 2E अपान NR इंटू आर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ये रखा। अब R और R कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको LCM लोगे यहाँ पे तो N हो जाएगा LCM, ठीक, तो N हो जाएगा यहाँ पे LCM, तो यहाँ पे हो जाएगा NE माइनस NE प्लस 2E, सॉरी ये हो जाएगा NE प्लस हो जाएगा, ये प्लस NE और प्लस NE माइनस 2E है यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा माइनस 2E। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NE माइनस 2E अपान N। अब यहाँ पे जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन लोगे तो ऊपर क्या होगा 2E कॉमन हो जाएगा, तो 2E ऊपर हो जाएगा और नीचे N आ जाएगा, तो 2E बाई N। और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे N बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा N माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका TPD। आप जिस सेल को आपने पलटा है उसकी TPD कितनी निकल के आई 2E अपान N और N माइनस 1। ये तो हो गई उसी सेल की, ठीक है, जिसको आपने पलटा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि किसी एक सेल का बताइए जिसको हमने पलटा नहीं है, उसकी TPD बताइए। तो उसकी TPD आपको निकल के आएगी यहाँ पे, वो आपको याद ही रखना है 2E अपान N, ठीक है, 2E अपान N। अब इसमें आप KVL लगा के चेक करना, किसी एक सेल में KVL लगा के यहाँ पे चेक कर लेना, तो उसकी TPD यही निकल के आएगी 2E बाई N। तो इसको आप याद रखेंगे। अगर उसी सेल का पूछा जा रहा है जिसको पलटा है तो 2E अपान N, N माइनस 1 होगा। और अगर जिसको पलटा नहीं गया उनमें से किसी एक सेल को पूछा जा रहा है, ठीक है, बाकी सेल तो सेम ही है ना, तो उसमें किसी एक सेल का पूछा जाए तो 2E बाई N होगा। तो इसको आप याद कर लो, ठीक है। अगर हम तो कह रहे हैं दोनों याद कर लो, ठीक है, अगर दोनों याद हो रहे हैं तो दोनों याद कर लो, और नहीं तो कम से कम इसका तो याद ही रखना है, ठीक है। किसी अगर पलटा नहीं गया उस सेल का पूछा जाए तो 2E बाई N होगा, और जिसको पलटा गया उसका पूछा जाए तो 2E बाई N, N माइनस 1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ R इजकल टू R देन फाइंड TPD। जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तब आपको TPD बताना है। तो इसको आप सीधे सीधे याद कर लो, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो TPD हो जाता है E बाई 2, ठीक है, जो EMF होगा सेल का उसका हाफ हो जाएगा TPD। अरे जैसे करंट आपको निकालना है तो पहले करंट निकालो, तो करंट क्या हो जाएगा I इजकल टू V बाई R, V यहाँ पे E है और R कितना हो जाएगा, R और दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे 2R सीधे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये करंट रखोगे, तो आप यहाँ पे KVL जब लगाओगे यहाँ से यहाँ तक तो अब यही हो जाएगा TPD। तो TPD इजकल टू E माइनस, अब सॉरी इसी डायरेक्शन में चल लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस IR, I कितना आया E बाई 2 इंटू आर, यहाँ पे 2R पहले से था तो R और R कैंसिल, तो E माइनस E बाई 2 करो तो क्या आएगा, E बाई 2 ही तो आएगा। तो TPD कितना आएगा E बाई 2। जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तब TPD आपका आएगा E बाई 2। नेक्स्ट आपका है पावर इन रेजिस्टेंस, ठीक है, किसी रेजिस्टेंस में हमको पावर देखना है। तो देखिए थोड़ी सी कटिंग हो गई यहाँ पे, तो अब पेजेस हम बदल नहीं सकते क्योंकि पेज की काफ़ी क्राइसिस चल रही है, लॉकडाउन है आपको पता है, तो मार्केट खुलती नहीं, बहुत दिक्कत है, ठीक है, तो आप एडजस्ट कीजिए इसको। अब यहाँ पे करंट आई है, रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसमें पावर पूछ लिया जाता है। तो देखिए ओनली रेजिस्टेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर लॉस, पावर लॉस के लिए केवल और केवल रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं होता, ना सेल का EMF, बस केवल और केवल रेजिस्टेंस जिम्मेदार होता है उसका, ठीक है। अब देखिए इफ I इज सेम, अब देखिए अगर किसी सर्किट में आप देख रहे हो अगर करंट सेम है तो पावर को कंपेरिजन करना है तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, और इफ V सेम तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब V कब सेम होगा, पैरेलल में V सेम होता है और सीरीज में I सेम होता है। तो जब सीरीज में देखना हो तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जब पैरेलल में देखना है तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्किट हमने बनाया, अब इसका ग्राफ भी हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसका, ठीक है। तो देखिए पावर इजकल टू होता है I स्क्वायर R, P इजकल टू I स्क्वायर R। अब I स्क्वायर, अब देखिए जिस रेजिस्टेंस में हमको देखना है पावर उसी रेजिस्टेंस से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, और करंट निकालते समय तो टोटल रेजिस्टेंस कंसीडर होगा। तो देखिए पी आर इजकल टू, अब I की जगह हमने क्या लिखा है E बाई R, तो E तो EMF होगा बैटरी का, और R इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो जाएगा P इजकल टू I स्क्वायर R। I की वैल्यू हमने लिख दी E बाई R प्लस R। अब देखिए अब जब रेजिस्टेंस जीरो तो पावर भी जीरो,
जब रेजिस्टेंस को जीरो रखोगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को तो पावर भी जीरो आ जाएगी। तो इससे ये पता चलेगा अगर आर और पी में हमको ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग देखते हैं इसका। तो अभी हमने बताया जब r इक्वल टू जीरो तो p इक्वल टू जीरो, मतलब ग्राफ आपका शुरू होगा ओरिजिन से। ठीक है, और p का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था यहाँ पर, पी आर इक्वल टू हम लोग निकाला था E अपान आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। ठीक है, ये आपका मेन फार्मूला, इसी से हमको ग्राफ निकालना है। ठीक है, तो जब r जीरो हो जाएगा यहाँ पे तो p भी जीरो, मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। ठीक है, अब एक बार आप क्या करोगे, एक बार आप करोगे जब इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो मतलब कैपिटल आर को आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पी आर जो आ जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ई स्क्वायर अपान, अब देखिए इसको निगलेक्ट कर देना है तो आर स्क्वायर इंटू आर। तो पी और आर के बीच हमको ग्राफ चाहिए तो पी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर के, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन शुरू होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ तक जाएगा। अब देखिए, अब दूसरी बार आपको करना है अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन स्मॉल आर हो जाए, ठीक है, तब आप क्या करोगे, तो स्मॉल आर को नेगलेक्ट करोगे तो यहाँ पे पी की वैल्यू आ जाएगी, पी आर जो भी होगा यहाँ पे, तो आपका अब ये जो स्मॉल आर है वो नेगलेक्ट हो जाएगा तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और एक आर से एक आर कट जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, फिर से ये हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखिए अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे तो पावर मैक्सिमम होगी, यहाँ पे पावर मैक्सिमम होगी। अब पावर मैक्सिमम कब होगी, जब आर इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, जब कैपिटल आर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते, कैपिटल आर मतलब कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो ये सर्किट हमने बनाई थी तो ये यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू जीरो से शुरू करके आप बढ़ाते जाओगे तो पावर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते जब ये वाला आर कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा तब पावर इस रेजिस्टेंस में मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तब पावर यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो वही तो हमने ग्राफ में दिखाया आपको। तो अब यहाँ आपकी पावर मैक्सिमम हो जाएगी, ये हो गया आर इक्वल टू आर पे पावर मैक्सिमम, मतलब कि जब आप रेजिस्टेंस बढ़ाना शुरू करोगे तो पावर पहले बढ़ेगी, देखिए पावर बढ़ रही, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद फिर पावर घटना शुरू होगी जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो जब आर इक्वल टू आर हो जाएगा वहां तक तो पावर बढ़ेगी, उसके बाद पावर घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और यहाँ हो जाएगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बस ये ग्राफ आपको याद रखना है, ये पावर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर आप बोलना चाहो तो वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल सकते हो। ठीक है, तो जब आप आर को बढ़ाओगे तो पावर बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक, जब आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा वहां तक पावर बढ़ेगी, उसके बाद पावर घटना शुरू हो जाएगी। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। अगर मैक्सिमम पावर की वैल्यू आपसे पूछ ले तो यहाँ पे आर इक्वल टू आर रख दो तो ऊपर हो जाएगा ई स्क्वायर, और कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रखो तो 2r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, और यहाँ पे कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रखो क्योंकि दोनों सेम है तो ये 0 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 नहीं होगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4r। तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू आ गई आपके ई स्क्वायर अपान 4r। तो ये हो गया आपकी पावर की वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशन टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर इन वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, वो क्या कंडीशन होनी चाहिए जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका है तो उसमें पावर मैक्सिमम हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ आर जो आपकी वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू नेट ऑफ ऑल फिक्स रेजिस्टेंस इन सर्किट, जितने भी फिक्स रेजिस्टेंस है उस सर्किट में, वो रेजिस्टेंस चाहे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो या कोई और फिक्स रेजिस्टेंस लगा दिया गया हो। ठीक है, तो उसके बराबर होना चाहिए, मतलब कि वेरिएबल रेजिस्टेंस उन टोटल फिक्स रेजिस्टेंस के जब बराबर होगा तब वेरिएबल रेजिस्टेंस में पावर मैक्सिमम होगी। जैसे कि यहाँ पे फिक्स रेजिस्टेंस केवल और केवल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो जब आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो तब यहाँ पे पावर मैक्सिमम होगी। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी। दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी गई है, कंडीशन टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर इन फिक्स रेजिस्टेंस। अब जो आपका फिक्स रेजिस्टेंस उसमें अगर मैक्सिमम पावर चाहिए तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप जीरो कर दो। भाई वेरिएबल रेजिस्टेंस आप जीरो करोगे तो करंट वहां पे मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो जब करंट मैक्सिमम तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, तो जब आपको फिक्स रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर चाहिए तो आप वेरिएबल रेजिस्टेंस को जीरो करोगे, और जब आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर चाहिए तो आप वेरिएबल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस या फिक्स रेजिस्टेंस जितने भी होंगे उनके बराबर करना पड़ेगा। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन है, कैपिटल आर की वैल्यू पूछी गई फॉर पी मैक्स इन कैपिटल आर, इसमें आपको मैक्सिमम पावर बताना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मैंने पहले ही बताया कि वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होगा उसकी वैल्यू फिक्स रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। तो पहले इन सर्किट को आप मर्ज करो। ठीक है, तो ये दो ब्रांच है, इसको मर्ज करो, इसको मर्ज करो। तो ब्रांच मर्जिंग मैंने बताया था पैरेलल में है तो ई की वैल्यू ई ही रह जाएगी,
ठीक है, तो ई हो गया, और रेजिस्टेंस 2 और 2 का पैरेलल में हो जाएगा 1 ओम, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 ओम। यहाँ आ गया आपका कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल, दो ब्रांच को मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है, ये हो गया ई। पैरेलल में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, ई है तो ई ही रहेगा। इधर देखिए, इधर भी पैरेलल में है तो ई का तो ई ही रहेगा। और रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में 6 और 3 जब पैरेलल में होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 2 ओम, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एकदम जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। 6 और 3 जब भी आए तो 2 ओम, तो 2 ओम, और ये भी ई हो जाएगा। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, पावर मैक्सिमम चाहिए इसमें कैपिटल आर में। तो कैपिटल आर में पावर मैक्सिमम होने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इंटरनल रेजिस्टेंस जो फिक्स हैं उनके बराबर होनी चाहिए। तो फिक्स रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 + 1 3 ओम, ठीक है। तो जब भी आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो यहाँ पे दिया गया वेरिएबल है ये, तो इसकी वैल्यू जब फिक्स रेजिस्टेंस 2 और 1 इसके बराबर होगी तब यहाँ पे पावर मैक्सिमम होगा। बस हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, फाइंड मैक्सिमम पावर इन रेजिस्टेंस आर। अब देखिए, यहाँ पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसमें मैक्सिमम पावर आपको बतानी है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में आपको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस दिया गया है, ये आर है, यहाँ पे ये बैटरी है 20 वोल्ट की और ये है 5 वोल्ट की, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम और इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो अब इसमें पूछा गया फाइंड मैक्सिमम पावर इन रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब कैपिटल आर में मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको मैक्सिमम पावर बताना है, ठीक है। तो अब देखिए, मैक्सिमम पावर में मैंने आपको बताया था जब कैपिटल आर की वैल्यू फिक्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे फिक्स रेजिस्टेंस कितने हैं, 3 + 2, तो कितना ओम हो जाएगा, 5 ओम। तो आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5 ओम, ठीक है। अब पावर आपको बताना है, तो पावर के लिए आपको करंट भी चाहिए, तो करंट आई = V/R। अब V देखिए, ये 20 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, लेकिन अब देखिए ये 20 वोल्ट इस तरफ करंट फ्लो कराएगा, 5 वोल्ट इस तरफ करंट फ्लो कराएगा, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएं, तो इसका हम लोग को डिफरेंस लेना है। तो 20 - 5 हो जाएगा 15 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3 + 2 5 और 5 10 ओम। आई की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3/2 एम्पियर, ठीक है। अब पावर आपको निकालना है, तो पावर यहाँ पे निकालना है आपको, तो P = I² R होता है। तो I² मतलब 3/2 का स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू 5 ओम आपने निकाला, तो ये हो जाएगा 3 × 3, ये हो जाएगा 9/4 × 5, मतलब 45/4 वाट, ठीक है। ये आपका आ गया मैक्सिमम पावर। अब देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी था कि जब भी मैक्सिमम पावर पूछा जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस में, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। नहीं तो आप अगर निकालते, अगर आपको ये नहीं पता होता, तो आप आई की वैल्यू निकालते 15 अपॉन ये 3 + 2 5 प्लस आर निकालते आप, क्योंकि आर की वैल्यू आपको पता ही नहीं था किसके बराबर रखना है। अब इसका स्क्वायर इंटू आर कर देते, जो कि आपको ऑप्शन में मिलता ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता होता कि मैक्सिमम पावर जब आर में निकालना होता है तो आर की वैल्यू फिक्स रेजिस्टेंस के बराबर करना होता है, तो आपका आंसर ही नहीं निकलता, क्योंकि ये आपको ऑप्शन में मिलता ही नहीं, ठीक। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, लेट नंबर ऑफ सेल इन ईच ब्रांच इज एस, ठीक है। प्रत्येक ब्रांच में एस नंबर ऑफ सेल लगी हुई है और नंबर ऑफ रो कितनी है, ठीक है, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ रो, ये है पी के बराबर, ठीक है। तो टोटल सेल कितनी हो जाएगी, अब देखिए, एक ब्रांच में एस सेल लगी हुई है और ठीक है, रो आपकी पी है, तो एस × पी हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सेल, तो टोटल नंबर ऑफ सेल हो जाएगा एस × पी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करंट निकालना है, तो करंट = क्या होता है, V/R, ठीक है। तो V यहाँ पे कितना हो जाएगा, एस सेल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, S × E, तो टोटल ईएमएफ होगा S × E। अब बाकी तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो ईएमएफ में कोई चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो ईएमएफ किसी एक ब्रांच का जो होगा वही सारी ब्रांच में होगा, ठीक है। तो ईएमएफ इतना आ जाएगा। अब अपॉन रेजिस्टेंस करना है, तो देखिए, अब एक ब्रांच में रेजिस्टेंस हो जाएगा SR, ठीक है, आर रेजिस्टेंस सबका है, S सेल है तो SR हो जाएगा। लेकिन अब पैरेलल में लगे हैं इतनी कितनी ब्रांचेज हैं, तो P ब्रांचेज हैं पैरेलल में, ठीक है, P रो है इसमें, तो हो जाएगा SR/P। तो ये होगा रेजिस्टेंस इस पूरे का, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे लगा है, तो ये हो जाएगा R। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, SR/P + R। तो यहाँ पे I = हो जाएगा SE, हो गया आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन SR/P + कैपिटल R। तो ये हो गया आपका करंट, इस ब्रांच में जो करंट आएगी, ठीक है, यहाँ से। तो ये हो गया इसका आउटरो पूरा बन के आ गया यहाँ पे। अब देखिए, कंडीशन टू ऑब्टेन I max इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक है। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने पहले ही बताया था कि आपका यहाँ पे मैक्सिमम पावर चाहिए या मैक्सिमम करंट चाहिए। मैक्सिमम करंट होगा तभी मैक्सिमम पावर होगी, तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा उसको फिक्स रेजिस्टेंस के बराबर करना होगा। तो फिक्स रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, SR/P। ये R तो मैंने इसका जोड़ दिया तब आया है, तो इसका कितना है, इस पूरे सर्किट का SR/P रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वही तो किया मैंने, R = SR/P। तो ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर, तो यहाँ पे पावर
मैक्सिमम होगी या करंट मैक्सिमम होगी। तो ये हो गया आपका, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए आपके एपीएमटी में, क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं हम लोग। अभी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज हमने नहीं लिखी, बस इसका आउटरो मैंने लिख दिया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेल 90 है, वन आर एंड ई ऑफ ईच सेल आर 1 ओम एंड 2 वोल्ट, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ 1 ओम एंड 2 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है, दोनों का है। और फाइंड मैक्सिमम आई मैक्स, ठीक है। यहाँ पे आई मैक्स निकालना ही, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 3.6, यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू दी है 3.6, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको निकालना है आई मैक्स, ठीक है। तो आई मैक्स यहाँ पे आपको निकालना है, तो आई मैक्स यहाँ पे आपको निकालना है। तो आई मैक्स के लिए क्या होता है, जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर करना है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.6 है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, मैंने आपको बताया था एस आर अपॉन पी। एस यहाँ पे नंबर ऑफ सेल इन ईच ब्रांच और पी हो गया रो, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया था, 1 ओम। तो 3.6 इंटू एस इंटू 1 बाई पी, ठीक है। तो एस बाई पी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3.6, ये आ गया एस बाई पी की वैल्यू। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सेल कितना दिया, 90। इसको यहाँ रखो, टोटल नंबर ऑफ सेल की वैल्यू मैंने बताया था एस इंटू पी, ये अभी मैंने बताया था। एस हो गया नंबर ऑफ सेल इन ईच ब्रांच और ये हो गया पी हो गया रो, ठीक है। तो एस इंटू पी की वैल्यू दिया टोटल नंबर ऑफ सेल 90, तो एस इंटू पी की वैल्यू 90। अब यहां से आप निकाल लो पी की वैल्यू, निकालो एस की वैल्यू यहाँ पे रख दो, बस आपके निकल के आ जाएंगे एस और पी अलग अलग, ठीक है। तो हम यहाँ से एस की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 3.6 पी। तो एस की वैल्यू रखोगे आप 3.6 इंटू पी और इंटू पी इक्वल टू हो जाएगा 90, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए 3.6 तो इस तरफ ले आओ, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 90 अपॉन 3.6। 3.6 यहाँ पॉइंट हटाओ तो ऊपर 0 चला जाएगा। अब यहाँ पे जब स्क्वायर हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 5, मतलब पी की वैल्यू निकल के आ गई 5। तो देखिए कितनी रो हो गई, 5। अब पी की वैल्यू निकल के आ गई, आप यहाँ से यस भी निकाल लो, यहाँ से आप यस निकालो पी की वैल्यू रख के। तो यस इक्वल टू आ जाएगा 3.6 इंटू पी और पी की वैल्यू आ गई 5, तो ये रखोगे 5, तो ये हो जाएगा 5 30 और 5 15 3 18, ठीक है। एस की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। तो एस की वैल्यू 18, मतलब कि प्रत्येक ब्रांच में 18 सेल लगी हुई है, ठीक है। और कितनी रो है यहाँ पे, 5, ठीक है। तो 18 पंचे 90 सेल तो आ गए, ठीक है। तो ये आ गए एस और पी की वैल्यू। अब आपको निकालना है आई मैक्स। तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ पे एस इंटू ई प्लस आर प्लस एस आर बाई पी। तो देखिए अब एस की वैल्यू कितनी निकाला आपने, 18। ईएमएफ कितना दिया था ईच बैटरी का, 2 वोल्ट, देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट अपान आर की वैल्यू 3.6 और एस आर बाई पी। एस आर बाई पी, आर की वैल्यू 1 है और एस बाई पी की वैल्यू आपने निकाला था, ये यहाँ पे एस बाई पी की वैल्यू 3.6 निकाला था, तो ये हो जाएगा 3.6, ठीक है। तो अब यहाँ करोगे आप, ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 36 और नीचे 2 इंटू 3.6, ठीक है। 2 इंटू 3.6 नहीं हो जाएगा भाई, 3.6 इंटू 3.6, तो 2 इंटू 3.6 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप पॉइंट हटाओ 0 हो जाएगा, इसको काटोगे तो हो जाएगा ऊपर 10, 10 को 2 से जब काटोगे तो हो जाएगा 5। तो आई मैक्स की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 5 एम्पियर, ठीक है। तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको पूरा आपने अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट में हमको बताइए कि यहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है, तो उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग को देखना है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, ठीक है। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बाद हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।